नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर यूके नॉलेज वर्ल्ड। और इसमें जो हम पढ़ रहे हैं चैलेंजेज ऑफ नेशन बिल्डिंग्स यानी राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। तो हमने फर्स्ट पार्ट में जो है ये 12वीं की एंड 12th की पॉलिटिकल साइंस है और इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में हम इसमें हमको पढ़ेंगे। कंसिक्वेंसेस ऑफ पार्टीशन यानी पार्टीशन के परिणाम क्या हुए। तो 1947 में 1947 में बड़े पैमाने पर एक जगह की आबादी दूसरी जगह जाने पर मजबूर हुई, यानी माइग्रेट हो रही थी। एक जगह की जो जनसंख्या थी कहीं और जा रही थी और इसको इसी में मतलब अनियोजित और त्रासदी से भरा था, यानी कोई योजना प्लान उसके लिए नहीं था। इस तरह से अचानक जो हुआ और मानव के इतिहास में अब तक की जो ज्ञात सबसे बड़ी जो माइग्रेशन हुआ था या स्थानांतरण हुआ था ये उसमें से एक था। अब धर्म के नाम पर जो है दोनों कम्युनिटी यानी वो मारे गए, किल्ड किए गए, है ना। और यहाँ आप देख रहे हैं ट्रेन के ऊपर नीचे लोग जा रहे हैं और ट्रेन जो आ रहे थे जा रहे थे शरणार्थी जिसे बोलते हैं, रिफ्यूजी जिसे बोलते हैं। और ये जो है एक दूसरे के मार काट रहे थे और कह रहा है दूसरे समुदाय लोगों को जो है बेरहमी से मतलब किल कर रहा था। लाहौर, अमृतसर, कलकत्ता जैसे जो सिटी थे वहाँ पर कम्युनल मतलब एक मैदान बन गया था, अखाड़ा बन गया था उसमें। और जिन इलाकों में मतलब ज़्यादा हिंदू थे और सिख आबादी थी, उन इलाकों में मुसलमानों ने जाना छोड़ दिया। और ठीक उसी तरह से मुस्लिम जहाँ पर मेजोरिटी में थे उन इलाकों में हिंदुओं और सिख भी नहीं जाते थे, गुजरते थे उससे। गदर फिल्म देखे होंगे आप, तो उसमें पार्टीशन के देखे होंगे, इसे दर्शाया गया है पार्टीशन को कैसे क्या हुए थे। वो ट्रेन देख रहे हैं, रिफ्यूजी में जो शरणार्थी होता है, इसमें दिया गया है कि हॉस्पिटलिटी ऑफ द डिलेड यानी मेहमान नवाजी की कसर। तो इसमें दिया गया है कि दंगाइयों ने चलती ट्रेन को रोक लिया और गैर मजहब के लोगों को खींच कर निकाला और तलवार तथा गोली से उसको मौत के घाट उतार दिया, है ना। बुलेट्स दिखा ना, स्वॉर्ड एंड बुलेट्स। रिमेनिंग पैसेंजर वेयर द ट्रीटेड टू हलवा एंड फ्रूट्स एंड मिल्क। और बाकी जो यात्री थे उनको हलवा, फल और दूध दिया गया। और जो उसका जो होस्ट था, चीफ था, ऑर्गेनाइजर था, उसने कहा कि भाइयों बहनों, ट्रेन के आने की खबर देर से मिली, इसी कारण हम आपका स्वागत उतने तरीके से नहीं कर सके जैसा कि हम सब चाहते थे आपका करना। अब इसमें हम देखेंगे यहाँ पर है ना कि लोग अपना जो है यहाँ पर फोर्स टू अबैंडन देयर होम्स, है ना। ये वाला जो आप लाइन देखेंगे, है ना, यानी जो लोग थे अपना घर बार छोड़ने के लिए मजबूर हुए थे और बॉर्डर की एक तरफ से दूसरी तरफ गए हो। और इस क्रम में लोगों को बड़ी से बड़ी विपत्ति का सामना करना पड़ा, यानी उनको संकट से गुजरना पड़ा। और दोनों तरफ के जो अल्पसंख्यक थे यानी माइनॉरिटी थे, अपने घर से बाहर निकल गए, भाग गए, जान बचाना उसमें था। और मतलब टेम्पोररी रूप से वे कहीं रिफ्यूजी बन गए, रिफ्यूजी शिविर या शरणार्थी के शिविर में तत्काल घर बना दिया किसी रहने के लिए और रहने लगे, है ना। और कल तक जो लोग उनको अपना अपना वतन हुआ करता था वही जो है वही की पुलिस अथवा जो लोकल प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन है, अब उन लोगों के साथ एकदम मतलब लगता है इसे पहचानते ही नहीं है, रुखाई से मतलब पेश आ रहा है, बर्ताव कर रहा है, अच्छा बिहेवियर नहीं है उसका। और लोगों को सीमा दूसरी तरफ जाना पड़ रहा है, ऐसे उन्हें हर हाल में करना था, माने ये यहाँ से वहाँ गुजरना था बॉर्डर से। और अक्सर लोग पैदल चलकर दूरी तय कर रहे थे और बॉर्डर के दोनों तरफ जो हज़ारों लोग की तादाद में औरत को अगवा कर लिया गया, उनका रेप किया गया, उनका अंग काट दिया गया, ऑर्गेन्स, जबरन शादी करनी पड़ी। अगवा करने वाले का धर्म भी जैसे जो भी उसको किडनैप करता था, है ना, उसका वो जैसे हिंदू मुस्लिम कर लेता तो मुस्लिम बनना है, मुस्लिम हिंदू करता था मुस्लिम धर्म में जबरदस्ती कर देते थे। और कहीं न कई मामलों में यह भी हुआ कि खुद परिवार के लोगों ने अपने कुल की इज्जत बचाने के नाम पर अपने जो औरतें थी, बेटी बहू थी, उनको मार डाला। क्या कि रहेगा तो उनके साथ रेप होगा, उनको मारा काटा जाएगा। और बहुत से बच्चे अपने माँ बाप से बिछड़ गए। एंड सो मेनी पीपुल्स लॉस्ट देयर रिलेटिव्स एंड देयर लाइव्स। और जो लोग सीमा पार करने में किसी तरह सफल रहे, उन्होंने पाया कि अब वे उनका कोई ठिकाना घर पर नहीं है ना। और इन लाखों शरणार्थी जो थे, रिफ्यूजी थे, वो देश की आज़ादी का मतलब था महीनों और कभी कभी तो सालों तक किसी शरणार्थी शिविर में ज़िंदगी काटना पड़ा, यानी उनको घर नहीं मिला।
वो जो है टेम्पोरी रूप से कहीं पर वो रिफ्यूजी कैंप में जो है वो रह रहे हैं, है ना। और भारत और पाकिस्तान, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ना, यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर अगर देखिए जो राइटर और पोएट्स जो थे, फिल्म मेकर जो थे, है ना, करें जो कवि थे, लेखक थे, जैसे फिल्म के प्रोड्यूसर थे, निर्माता थे, अपने जो भी उनका स्टोरी था, शॉर्ट स्टोरी था, पोएम था, नोवेल था, यानी उपन्यास था, कविता था, और फिल्मों के मार काट की और नृशंसता को जिक्र किया। उन्होंने बताया कैसा माइग्रेशन था, वायलेंस के से कैसे पैदा पैदा हुए, और सौरों को, दुख को दिखाया है। और विभाजन की जो विविधता थी, यानी डिवीजन की, उसका उसका मेंशन किया, जिक्र किया है। और जितने भी क्रिएटिव लोग थे, पोएट या राइटर या सिंगर, जो भी, वही जुमला इस्तेमाल किया। और उसके विपत्ति झेलने वाले जो भी उसके समय तो थे, जो उनको फील हुआ, और बंटवारे का जिक्र करते हुए वे इन सब के लिए, बंटवारे का मतलब था दिल के दो टुकड़े हो जाना। विभाजन में सिर्फ संपदा और देनदारी ही मतलब नहीं थी, मतलब संपत्ति का और वेल्थ का ही नहीं था। और भी इस विभाजन का दो समुदाय अब जो है पड़ोसी की भांति रहते थे। अब एक दूसरे से हिंसा, वायलेंस होने लगे थे। लिखा हुआ है ना पार्टीशन, यहाँ पर पार्टीशन वाज नॉट मेयरली डिविजन्स ऑफ प्रॉपर्टी एंड लिबर्टीज, है ना। कह रहा है कि पार्टीशन सिर्फ उसी का नहीं हुआ था। यहाँ पर आप देखेंगे एसेट और द पॉलिटिकल डिविजन्स, अ कंट्री एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव। देखिए कह रहा है कि इस विपत्ति में, इस संकट घड़ी में, संपत्ति के साथ साथ टेबल, कुर्सी, टाइपराइटर, पुलिस के जो जितने इंस्ट्रूमेंट थे, उसका बंटवारा हुआ। सरकारी रेलवे जो कर्मचारी थे, मतलब ट्रेन के, रेलवे के जो एम्प्लॉय थे, उनका बंटवारा हुआ। अब तक साथ साथ रहते आए समुदाय, जो कम्युनिटी थे, वो वायलेंस और जो है काफ़ी खून खराबा वाला जो ये रहा, बंटवारा रहा। लोग, मतलब 80 लाख लोगों को अपना घर बार छोड़कर दूसरे तरफ बॉर्डर की तरफ जाना पड़ा। और इस विभाजन से, डिवीजन से, वायलेंस में करीब 5 से 6 लाख लोग, है ना, यानी 5 से 6 लाख लोग जो है अपनी जान यानी गंवाई, उनको मार दिया गया। ठीक है, लिखा हुआ है ना, यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपके बुक में यहाँ पर लिखा हुआ है अबाउट 80 लाख पीपुल माइग्रेट, मतलब एक माइग्रेट मतलब होता है विस्थापन, एक जगह छोड़कर दूसरी जगह जाना, है ना। और 10 लाख, 5 to 10 लाख लोगों को मार दिया गया पार्टीशन में। और इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव मुश्किल ये थी, प्रशासनिक मुश्किल ये थी कि फाइनेंशियल जो कठिनाई थी, अतिरिक्त विभाजन के साथ कुछ और गहरे मुद्दे भी थे। जैसे कि भारत के नेता जो है द्विराष्ट्र सिद्धांत, यानी 2 नेशन थ्योरी जो थे, इंडियन नेशनल, जैसे 2 नेशन थ्योरी, है ना। और कह रहा है कि वो उसमें यकीन नहीं रखते थे। और विभाजन तो धर्म के आधार पर ही हुआ था। और वजह भारत ने अपने आप को एक हिंदू राष्ट्र बन गया, क्या इसकी वजह से क्या भारत हिंदू राष्ट्र बना? तो ऐसा नहीं था। विभाजन के दौरान बहुत बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी पाकिस्तान चली गई, बहुत सारे मुस्लिम पाकिस्तान गए। लेकिन अभी भी ये बात करें तो वहाँ से ज़्यादा मुस्लिम आबादी जो है हमारे यहाँ है। और अगर हम बात करें 1951, 1951 के वक्त भारत की कुल आबादी में, यानी जितना उसकी पॉपुलेशन थी भारत की, इंडिया की, 12% मुसलमान थे, यानी 12% मुस्लिम थे। ऐसे सवाल था कि भारत में अपने मुसलमान नागरिकों को दूसरे धार्मिक, जैसे अल्पसंख्यक थे, जैसे सिख थे, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी या यहूदी थे, क्या बर्ताव करेगा, कैसा बिहेव करेगा भारत उनके साथ, है ना। या पारसी है, सिख है, क्रिश्चियन, जीव और बौद्धिस्ट सब है। तो एक कम्युनिटी के साथ कैसा बिहेव रहेगा, उनका व्यवहार रहेगा भारतीय लोगों का। और दे आर द, है ना, कंपिटिटिंग पॉलिटिकल जो अब कह रहा है कि इन संघर्ष के साथ जो है प्रतियोगिता जो थी, राजनीतिक हित जुड़े हुए थे। मुस्लिम लीग का गठन मुख्य रूप से, मतलब जो मुस्लिम लीग का जो फॉर्मेशन हुआ था, वो किस हुआ था, तो मुस्लिम लोगों के इंटरेस्ट को, यानी उसको कॉलोनियल पीरियड में हुआ था, तो मुस्लिम लोगों की हितों की रक्षा करने के लिए हुआ था, उनको सही करने के लिए हुआ था। और मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए अलग राष्ट्र की मांग एक बहुत आगे लिया, बहुत जोर शोर से किया। और ठीक उसी तरह से कुछ और संगठन भी थे, जैसे जो कि भारत को एक, मतलब हिंदू महासभा हो, मतलब इसमें बुक में नहीं दिया गया है, हिंदू महासभा हो, आरएसएस जिसे बोलते हैं, चाहे बीजेपी अभी उसी से निकली हुई है, उनका भी यही डिमांड था कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। वो तो अभी भी नारा देते हैं, लेकिन जो ऐसा करते हैं वो टेररिस्ट है, आतंकवादी है और देशद्रोही है।
क्योंकि भारत सेकुलर कंट्री है, और हिंदू जब देश बनेगा भारत, तो उसमें सिख ईसाई बौद्ध जैन कहाँ जाएंगे। तो एक उन लोग का अपना एजेंडा है जो कि ठीक नहीं है देश के लिए। देश हमारा जो सेकुलर है वो बहुत बेस्ट है। तरह तरह के फूल खिले हैं हमारे गार्डन में, बगीचे में, वो अच्छा सुंदर दिखता है। और यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर एक फिल्म है गरम हवा। एक जो सलीम मिर्ज़ा जो थे, आगरा में रहते थे, और वो जूते का व्यवसाय करते थे, यानी शूज का जो है वो ट्रेड करते थे। और विभाजन के बाद सलीम जो है अपने ही लोगों के बीच अजनबी बन गए, और विभाजन के बाद बदले माहौल में सलीम अपने आसपास की दुनिया से संबंध नहीं बिठा पाते, और धीरे धीरे उनका व्यवसाय जो है चौपट हो गया, यानी काम वाम खत्म हो गया, है ना। और देश के दूसरी तरफ से आया एक शरणार्थी परिवार उनके पुश्तैनी मकान पर कब्जा कर लेता है, और घटनाओं का ये जो इस गहमा गहमी में सलीम की बेटी की मौत को गले लगा देती है। लेकिन सलीम फिर भी उम्मीद नहीं छोड़ते हैं, और उन्हें यकीन है कि हालात दोबारा सही हो जाएंगे। और दूसरे सीन में यहाँ दिखाया गया है कि बट मैनी ऑफ हिज फैमिली मेम्बर डिसाइडेड टू मूव पाकिस्तान। लेकिन सलीम के और भी जो परिवार के वाले थे वो चाहते थे कि उनके कि यहाँ से हम निकल के पाकिस्तान चले जाएं। और सलीम पाकिस्तान जाने के विवशता और भारतीय रहने की इच्छा के करीब फंस गए। वो चाहते थे कि भारतीय रहे और पाकिस्तान जाए, वो फंस इसी बीच में फंसे हुए थे। और कहानी में सलीम के सामने एक निर्णायक क्षण आता है जब वो अपने छात्रों के एक जत्थे को सड़क से गुजरता हुआ देखते हैं, और जो रिवोल्यूशनरी थे, आंदोलनकारी थे, है ना, प्रोसेसन जिसे बोलते हैं आंदोलनकारी को, छात्र सरकार से बेहतर सुविधाओं की मांग कर रहे हैं। और छात्रों के इस जत्थे में सलीम का बेटा सिकंदर भी शामिल था। और अपनी राय में मिर्ज़ा सलीम का फिल्म जो है अंत में क्या रुख करता है, ऐसी ही परिस्थिति करा कि आप क्या कर सकते हैं, ऐसा कुछ दिया गया है। ठीक है। गरम हवा एक जो चित्र है, इसमें बलराज साहनी का चित्र है, बहुत अच्छे कलाकार थे। अब यहाँ हम बात करें तो गांधी जी के बारे में। सेक्रीफाइस है गांधी जी, मैंने गांधी की शहादत, जो उनको नथुराम गोडसे ने गोली मार दिया था। तो गांधी जी सबको हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में एकता में विश्वास करते थे, और आज़ादी का भी जश्न में भाग नहीं लिया वे। कलकत्ता उस समय जब आज़ादी बंटवारा हुआ, तो गांधी जी जो है कलकत्ता में जो है इन इलाकों में डेरा डाले हुए थे, जो कि दंगा हो रहा था तो शांत कराया। गांधी जी को सब रिस्पेक्ट करते थे, और कम्युनल जो वायलेंस हो रहा था उनके मन में गहरी चोट पहुंची थी। यह देख कर उनका दिल जो है टूट चुका था। वायलेंस और पीस की बात करने वाले जो लोग नॉन वायलेंस और पीस, जो अहिंसा जिसे बोलते हैं, इस सिद्धांत को वे आजीवन भाव से मतलब काम करते रहे उसी पर। और कठिन घड़ी में लोगों को एक सूत्र में बांधने के नाकामयाब हो गए थे। और गांधी जी ने हिंदू और मुसलमानों को जोड़ देकर कहा कि वे हिंसा का वायलेंस का रास्ता छोड़ दे। और कोलकाता में गांधी जी की मौजूदगी में जब तक गांधी जी कोलकाता में रहे, हालात जो है काफ़ी हद तक सुधर चल रहे थे। और आज़ादी के जश्न में संप्रदाय, यानी कि कम्युनल जो रैयत थी, रैयत मतलब दंगा होता है, कम्युनल मतलब संप्रदायवाद, यानी धर्म के बेस पे जो दंगे होते हैं। और उस जश्न में लोगों ने सांप्रदायिक सद्भाव के जज्बे को मनाया, और लोग सड़कों पर पूरे हर्षोल्लास के साथ नाच रहे थे। गांधी जी की प्रार्थना सभा में बड़ी संख्या में लोग जुट रहे थे। लेकिन यह स्थिति ज़्यादा दिन तक नहीं रही, और हिंदू मुसलमान के बीच फिर से दंगे हो गया और उठे। और गांधी जी अमन कायम करने के लिए उपवास करने लगे। इसी समय उपवास करने, फास्टिंग में बैठ गए। और गांधी जी जो है अगले ही दिन गांधी जी दिल्ली पहुंचे, और बड़े पैमाने पर हिंसा हुई थी। गांधी जी दिल से चाहते थे कि मुसलमान को भारत में भी मतलब गौरवपूर्ण तरीके से, गरिमा ग्लोरिफिकेशन तरह से उसको रहने का मौका मिले, है ना, और उन्हें बराबर नागरिक माना जाए। और यह बात सूचित करने के लिए वे बड़े चिंतित थे। भारत और पाकिस्तान के आपसी संबंध को लेकर भी उनके मन में बहुत सारी चिंता रहते थे। उनको लग रहा था कि भारत जो है पाकिस्तान के प्रति अपने जो फाइनेंशियल जो प्रोमिस दिया है वो पूरा नहीं करेगा, है ना। और और इस तरह से वे बहुत नाखुश थे। इस सारी बातों को सोचकर 1948 में जनवरी में एक बार फिर उपवास रखना शुरू किया उन्होंने। तो उनको कहा गया था पाकिस्तान को कि हम आपको कुछ करोड़ रुपया देना था उनको अपने सेटलमेंट के लिए। तो गांधी जी को लग रहा था कि शायद भारत सरकार उनको नहीं दे, तो नाराज चल रहे थे। अब फिर फास्टिंग उन्होंने शुरू कर दिया, और 1948 में जनवरी में एक बार फिर उपवास रखा उन्होंने। और उनका अंतिम उपवास साबित हुआ, क्योंकि कोलकाता की तरह ही दिल्ली में भी उनके उपवास पर जादुई असर हुआ, मैजिक हुआ इस तरह से। और सांप्रदायिक तनाव और हिंसा जो कमी हुई, यानी जो वायलेंस और दंगा था उसमें कमी हो गया। और दिल्ली और उसके आसपास के लोग जो है मुसलमान सुरक्षित अपने घरों में लौटे, और भारत सरकार जो है पाकिस्तान को उसका जो जितना पैसा देना था लौटा दिया, और मतलब राजी हो कि हम दे देंगे। और गांधी काम से हर कोई खुश नहीं है, और नहीं हो सकता है कि कोई भी एक आदमी से सब कुछ खुश।
और हिंदू मुसलमान दोनों ही समुदाय अतिवादी जो थे, यानी जो कट्टर से बोलते हैं, है ना, गांधी जी के दोस्त दे रहे थे सब कुछ के लिए। और जो लोग चाहते थे कि हिंदू बदला ले अथवा भारत भी उसी तरह सिर्फ हिंदुओं को राष्ट्र बने, जैसे कि पाकिस्तान में मुसलमान को राष्ट्र बना है, अभी भी ऐसे बहुत सारे नमूने हैं जो कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। जैसे पाकिस्तान बने, तो पाकिस्तान कितना तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, तो आप देख रहे हैं क्या क्या हो रहा है। तो ये जो अंग्रेज के वंशज है चाहते हैं हिंदू राष्ट्र बनाना, है ना, उन्हीं की वजह से ये हिंदू और मुस्लिम और जाति पाति की वजह से ही हमारा देश बहुत दिन तक गुलाम भी रहा है, आप जान सकते हैं। खैर, उसी में एक नथुराम गॉडसे था, और उस 30 जनवरी को जो ऐसा दिन था जब नथुराम गॉडसे जो है और विनायक गॉडसे गांधी जी की मतलब मुलाकात की शाम में मिले हुए आकर प्रार्थना सभा में उनके, और नज़दीक पहुंच गए और गांधी जी को जो है उन्होंने 3 गोली चलाई गांधी जी को, और उसी समय गांधी जी मर गए, देहांत हो गया उनको। और इस अनजस्टिस और जो है सहिष्णुता के जो है मतलब जो कहीं ना कहीं गांधी जी जो है जस्टिस और जो है कोऑपरेशन में विश्वास करते थे और टॉलरेंस में विश्वास करते थे, है ना। उनका जो है आजीवन समर्पित आत्मा जो है वो देहावसान हो गया, मर गए, देहांत हो गया उनका, है ना। और गांधी जी की मौत के देश में जो है फिर से जादुई असर हुआ, मतलब, और विभाजन का क्रोध और हिंसा अचानक जो है कम पड़ गया। और भारत सरकार ने है जो संप्रदाय हिंसा फैलाने वालों संगठनों के, है ना, उसके कहीं ने उस पर कड़ाई किया। जैसे भारतीय स्वयंसेवक संघ जैसे संगठन को जो है कुछ दिनों के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया था, और सांप्रदायिक राजनीति के जोड़ दिए जो दे रहे थे, यानी मैंने धर्म बेसिस पे जो भी जोर दे रहे थे ऐसा, तो कहीं ना कहीं जो है उसको उसमें कमी आई, कमी देखने को मिली। ठीक है, तो ये तो रहा आपका गांधी जी। उसके बाद उनकी देहांत हो गया, नथुराम गॉडसे ने उनको गोली मार दिया था करीब से पहुंच के। नथुराम के अभी नमूने लोग हैं अभी जो गांधी जी को गोली मारते हैं उनके पुतला पर अभी भी। हिडिम्बा की तो राक्षसी कुछ औरतें महिलाएं भी होती हैं उस तरह के। अब कहा कि इसके ऊपर भी अगर दिया जाए, बात की जाए, किसी धर्म में विश्वासियों के मुकाबले बाकियों को हीन समझा जाए। वे मानते थे कि नागरिक चाहे जिस धर्म को माने, उनका दर्जा सबको नागरिक के बराबर होना चाहिए। यानी जो गांधी जी थे या कोई भी सेकुलर जो लोग होंगे, सेकुलर मतलब कि सेकुलर मतलब क्या, पंथ निरपेक्ष, यानी वैसा जो देश, स्टेट या कानून, लॉ जो सभी धर्मों को इक्वली ट्रीट करता हो उसको सेकुलर बोलते हैं। उसका कोई स्पेशल धर्म नहीं हो। पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष उसी को बोलते हैं। हालांकि पंथ निरपेक्ष धर्म निरपेक्ष में थोड़ा सा डिफरेंसेज है, लेकिन इंग्लिश में उसको सेकुलर वर्ड ही यूज किया गया है, हमारे संविधान में भी, है ना। एक कटिंग दिया गया है बंटवारे के बीच का जो भी सीन था उस समय। ठीक है, तो धर्मनिरपेक्ष हमारा राज्य है और सभी धर्म को मतलब एक माना जाता है, सबको इक्वलिटी का मौका दिया जाता है। ठीक है, ये तो आप देख लीजिए। ये बॉक्स में जो दिया गया है यहाँ पर कि एक श्वेता ने गौर किया था कि जब कोई पाकिस्तान का जिक्र करता था तो उसके जो नाना थे एकदम चुप हो जाते थे, और एक दिन उनके नाना ने एक दिन उसने नाना से इस बारे में पूछने का फैसला किया। उसके नाना ने बताया कि बंटवारे के वक्त उन्हें लाहौर से लुधियाना आना पड़ा था। उसके माता पिता को मार दिए गए थे। श्वेता के नाना भी नहीं बच पाते, लेकिन खैर यह हुई कि पड़ोस के जो मुस्लिम परिवार था उन्हें बचा लिया, अपने घर में छुपा लिया और कई दिनों तक छुप कर रखा। और उन्हीं पड़ोसियों की मदद से श्वेता के नाना जो है अपने सगे संबंधियों को पता ठिकाना मालूम पड़ा, और वे किसी तरह बच बचा कर सीमा पार भारत पहुँचे और यहाँ आकर उन्होंने अपनी नई जिंदगी शुरू की। तो क्या आपने भी मतलब कहा कि यहाँ नीचे पर दिया कि हैव यू हर्ड ए सिमिलर स्टोरी, काफ़ी यानी इस तरह मिलता जुलता कोई आपने स्टोरी सुना है क्या, यही क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, तो अभी जो है हम थोड़ा सा आगे इस पढ़ेंगे इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट। प्रिंसली स्टेट मतलब राजवाड़े, और विलय यानी राजवाड़ों का विलय यानी मिलना, यानी जितने राजवाड़े थे, राज्य थे, वो कैसे कैसे भारत में मिले, भारत बन के राज्य एक भारत देश बना। तो कह रहा है कि ब्रिटिश इंडिया के 2 हिस्से था। एक हिस्से में ब्रिटिश डोमिनेंस वाले प्रभाव वाले भारतीय प्रांत थे, तो दूसरे में देसी हिस्से के देसी राजवाड़े थे यानी प्रिंसली स्टेट। प्रिंसली स्टेट मतलब जो भारत में जो राजा के कंट्रोल में जो 2 राज्य थे उसको बोलते हैं। और कुछ पर तो अंग्रेज़ों का सीधा कंट्रोल था,
और दूसरी तरफ छोटे छोटे बड़े आकार के कुछ अन्य राज्य भी थे, उन्हें रजवाड़े कहा जाता था। रजवाड़ों का पर राजाओं का शासन था और राजाओं ने ब्रिटिश राज्य की अधीनता कहें या फिर सर्वोच्च सत्ता स्वीकार रखी थी। और इनके अंतर्गत में, इनके कंट्रोल में वे अपने राज्य के जो इंटरनल जो यानी ब्रिटिश के सुप्रीमेसी को मान चुके थे, यानी सर्वोच्चता बड़ोस्ता वो जो कहेगा वो एक्सेप्ट करेंगे। और अपने इंटरनल मामले में भी अंग्रेज़ों के मतलब बात को मानते थे, है ना, अपने और शासन चलाते थे। और अंग्रेजी डोमिनेंस के अंतर्गत आने वाले भारतीय साम्राज्य के 1/3 हिस्से में रजवाड़े कायम थे और प्रत्येक 4 भारतीय में से एक न किसी रजवाड़े की प्रजा थी, यानी सिटीजन थी। 4 इंडियन हैव लिव अंडर द। अब समस्या क्या थी आज़ादी के बाद, है ना, आज़ादी की समस्या क्या थी यहाँ पर? देखो, आज़ादी के तुरंत बाद जो है अंग्रेजी शासन की घोषणा की कि भारत, कहा कि बांटा कि भारत जब आज़ाद होगा तो रजवाड़े जो है उनको एक अधिकार रहेगा, वो चाहे तो भारत में रहे, चाहे तो पाकिस्तान में, नहीं तो चाहे तो स्वतंत्र भी, इंडिपेंडेंट भी वो रह सकते हैं। तो इसी में जब भारत के जब स्वतंत्र हुआ, भारत इंडिपेंडेंट हुआ, उस समय आपके बुक के अनुसार देखा जाए तो कह रहा है कि 565 जो है रजवाड़े थे या प्रिंसली स्टेट थे, है ना। और सभी रजवाड़े जो थी ब्रिटिश राज की समाप्ति के साथ ही कानूनी तौर पर आज़ाद हो गए। और अंग्रेज़ों का नजरिया था कि रजवाड़े अपनी मर्जी से चाहे तो वही भारत या पाकिस्तान में रहे या स्वतंत्र रहे वो। और फैसला लेने के लिए राजा को दिया गया हक, राइट था। और अपने आप में बहुत बड़ी गंभीर समस्या थी। अखंड भारत में अस्तित्व पर एक खतरा था, यानी भारत बन के सकता था। अब यहाँ पर दर्शाया गया है आपको, यहाँ वेस्ट पाकिस्तान आप मैप में देखेंगे, यहाँ पर दिया हुआ है ना। ये अभी के मैप नहीं है, उस समय का था, ये दिया गया, आप देख सकते हैं। यहाँ बड़ोदरा गुजरात वाला क्षेत्र जो है, जूनागढ़ भी वही था, है ना। ये बम्बे उस समय स्टेट था जो महाराष्ट्र बाद में बन गया, ठीक है। ये आप, हम अगर यहाँ आए, निजाम का जो है ये है आपका मैप। जम्मू कश्मीर टॉप से टॉप में है, मद्रास नीचे है यहाँ पर, ठीक है ना। ये सब उस समय की हालत थी। ये नक्शा मतलब किसी पैमाने से बनाया गया है, भारत का मानचित्र नहीं है। ये जो अभी नक्शा हम लोग मैप देख रहे थे ना, ये जो हम मैप अभी देख रहे हैं, ये कोई भारत का मैप नहीं है, ऐसे बनाया गया है समझाने के लिए, दर्शाने के लिए। एग्जैक्ट भारत का मैप ये नहीं है, ये वाला जो है ना। अच्छा, सीलोन जो है श्रीलंका का पुराना नाम है, जो आप तमिलनाडु से नीचे अभी जो जानते हैं, सीलोन श्रीलंका का पुराना नाम है। श्रीलंका है वहाँ, हमारा नेबरिंग आइलैंड कंट्री है। इसमें दिया गया है क्या, तो इसमें जो येलो में दिया गया है, येलो में, है ना, यहाँ पर बात करें हम, ये येलो में जो दिया गया है, येलो वाला, ये क्या है, तो ये कहीं ना कहीं ये ब्रिटिश, ये जो है ब्रिटिश इंडियन राज्य है ना, ब्रिटिश इंडियन राज्य है। और रियासतें रजवाड़े प्रिंसली स्टेट है। और येलो में जो है, हम बात करें येलो में, ये सब येलो में जो है ये क्या है, तो ये इसको दर्शाया गया है, ये जो है ये प्रिंसली स्टेट है, ठीक है ना, ये प्रिंसली स्टेट है, ये सारे इसमें ही दर्शाया गया है। यहाँ पर लिखा है कांट बी एंड, कह रहा है कि क्या जर्मनी की तरह हम लोग भारत और पाकिस्तान के बंटवारे को ख़त्म नहीं कर सकते। और मैं तो अमृतसर में नाश्ता और लाहौर में लंच करना चाहता हूँ। फिर यहाँ ब्लू में लिखा, क्या यह बेहतर नहीं होगा कि हम एक दूसरे को स्वतंत्र राष्ट्र मान कर रहना और सम्मान करना सीख जाएं। लेकिन ऐसा नहीं होता, हमें लड़ाई होता रहता है भारत पाकिस्तान में, है ना, लड़ाई होता रहता है, आप सब जानते ही हैं। चलिए थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, उसके बाद से वीडियो ख़त्म करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग। तो देखिए इसमें क्या हुआ, समस्या जल्दी ही तेवर दिखाने लगी, जैसे कि त्रावणकोर का राजा, है ना, जैसे ही आज़ादी हुआ नेक्स्ट डे रूलर लाइक द, यहाँ पर दिया गया है नवाब भोपाल, है ना, सबसे पहले त्रावणकोर का राजा था। आज़ाद रहने की घोषणा की अगले दिन हैदराबाद के निजाम ने भी ऐसे ही घोषणा कर दी। जैसे कि भोपाल के नवाब संविधान सभा में शामिल नहीं होना चाहते थे। और जो प्रिंसली के रूलर जो शासक जो थे, उसके रवैया साफ हो गया था कि आज़ादी के बाद हिंदुस्तान के कई छोटे छोटे देश की जो है शक्ल में न बढ़ जाए, है ना। और भारतीय जो स्वतंत्र संग्राम का लक्ष्य था और गोल था, ऑब्जेक्टिव था, आत्मनिर्णय का, साथ साथ लोकतंत्र का रास्ता अपनाना और वे ऑफ द डेमोक्रेसी पर चलना था।
और इस देखते हुए इस स्थिति को, इस कंडीशन को बहुत बड़ी मतलब विचित्र स्थिति हुई थी। और जो मैक्सिमम जो प्रिंसली स्टेट थे, है ना, वे अलोकतांत्रिक मतलब वो रूलर, वो अपना मोनार्ची ही राजतंत्र से चलना चाह रहे थे, है ना, वहाँ पहले से ही चला था। और प्रिंसली रजवाड़ों के जो शासक थे, रूलर, वो प्रजा को लोकतांत्रिक अधिकार देने के लिए तैयार नहीं थे और डर चाहते थे कि लोग जो पीपुल हैं उनको डेमोक्रेटिक राइट दिया जाए, है ना। वे चाहते थे कि ऐसे ही हम चलते रहे पहले से ही। तो ठीक है, अभी जो है हम इस वीडियो में इतना ही तक रुकते हैं। हम गवर्नमेंट अप्रोच यानी सरकार के क्या नज़रिया था उसके बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और मिलते हैं हम लोग जल्दी ही। अगर आपको कोई समस्या हो और प्रॉब्लम हो तो लिखिए, लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिए। कोई सुजेशन हो, शिकायत हो, वो भी कर सकते हैं। तो ये तो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।